हमारे साथी देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव कृषि, श्री नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर विजय सिंह जी, इस संस्थान के डायरेक्टर दामोदरन साहब, मंच पर उपस्थित अन्य हमारे सम्मानित अतिथिगण और आज की इस कार्यशाला में जो पिछले लगभग 4 घंटे से लगातार चल रही है, बगैर किसी ब्रेक के इसमें भाग ले रहे कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि विभागों के अधिकारीगण और सम्मानित किसान भाई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देवेश जी का कि मैंने एक आग्रह किया था कि मैं किसान भाइयों बहनों के साथ आज 5 अगस्त को 4-5 घंटे के लिए बैठना चाहता हूं, समझने के लिए कि आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने का रखा है कि अगले 5 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को 4 गुनी कर देंगे। उसमें कैसे ये हमारे जो 4 सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में क्या हम कुछ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या हम रास्ता अपना सकते हैं, उसके बारे में एक बहुत अच्छी चर्चा आज यहाँ पे की गई। उसके लिए मैं आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले तो ये जो लक्ष्य रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये लक्ष्य ऐसा नहीं कि जब कभी बार लोग सोचते हैं कि हम 4 गुनी कैसे अर्थव्यवस्था को कर देंगे 5 साल के भीतर, कितना मुश्किल होगा, ये नहीं हो सकता है। पहले तो आपको इस बात का विश्वास करने की आवश्यकता है कि ये संभव है कि जहां हमारे प्रदेश में उत्पादन पूरे प्रदेश का औसत उत्पादन एक लेवल पे है, लेकिन वहीं हमारे कुछ एक किसान जो है उससे 3 गुना से लेकर 4 गुना तक उत्पादन कर रहे हैं। वो कैसे कर ले रहे? जमीन वही, जलवायु वही, संसाधन वही, सब कुछ वही, लेकिन उनके उत्पाद इतनी ज्यादा कैसे है? और वो देश दुनिया की उत्पादकता के लगभग बराबर है या उनसे भी कहीं आगे है। वो कैसे हो रहा है? तो अगर वो कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। केवल ये सोचने की बात है कि हम कर सकते हैं। और सबसे पहले इसके लिए तो विश्वास हमें अपने जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारी, उद्यान के हैं, पशुपालन के हैं, फिशरीज के हैं, उनको ये सोचने की बात है कि ऐसा कुछ संभव है। जब तक आप अपने मन में ये शक लेकर रहेंगे कि ऐसा संभव नहीं है, तो आप कैसे किसानों को कुछ बात को लेकर जा पाएंगे? क्योंकि आपको तो उन तक पहुंचना है कि ऐसे करके दिखाना है और उन लोगों को ये दूसरों के लिए एक मॉडल बनाना, आदर्श बनाना है कि वो कैसे करें। अभी आपको श्याम बिहारी जी ने बात कही यहाँ पे कि उन्होंने कही कि हर ब्लॉक में कम से कम एक एम्बेसडर किसान हो जाने चाहिए। हमारे 826 ब्लॉक, मैं कहूँगा एक नहीं, ऐसे जो किसान हमारे उन्नतशील किसान हैं, एक से ज्यादा, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए और हम उन्हें आइडेंटिफाई करके उन किसानों को बाकी किसानों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करें कि वो बताएं कि कैसे वो क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी उत्पादकता इतनी बढ़ी हुई है। इनफैक्ट एफपीओ की जो शुरुआत भी की गई, एफपीओ की शुरुआत करने का उद्देश्य यही था कि हम किस प्रकार से सारे के सारे पूरी A to Z पूरी एक्टिविटीज को कैसे हम एक साथ जोड़ देंगे और उसको एक कंपनी के जैसे चलाएंगे, जिसके माध्यम से किसानों की न केवल
आप इनपुट्स बट प्रोसेसिंग भी और आउटपुट भी उनको बेस्ट से बेस्ट उनको उत्पादन मिलेगा, बेस्ट से बेस्ट उनको आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। तो ऐसे एफपीओ जो हमारे बने हुए उन एफपीओ के साथ ऐसे एम्बेसडर्स को अगर लगा दें तो वो उनके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन का सबसे पहला एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो जाते हैं। अभी मैं हाल में श्री रामचरण वर्मा जी के बाराबंकी के उनके गया था, उनके खेत को देखने के लिए, उनके जो कार्य को देखने के लिए। बहुत ही प्रभावशाली और वो भी अकेले नहीं, रामचरण वर्मा जी पूरे इलाके के लिए एक मॉडल है और वो तमाम सारे जगह पे बाराबंकी में भी और आसपास के जनपदों में भी उन्होंने जगह जगह अपने उसके डेमोन्स्ट्रेशन को करा। यानी आपने जो अच्छा काम किया, चाहे वो केले की खेती हो, चाहे वो फल का उत्पादन हो, चाहे वो आपका जो फसल का उत्पादन हो, हर चीज के बारे में उस चीज को पूरे जिले में उसको बढ़ा रहे। और आज वो नए नए रामचरण वर्मा खाद, क्योंकि उनके पास जाने के पहले मुझे एक दूसरे गांव में जाने को मिला और वहां जो मैंने उत्साह देखा और दैनिक फसलों को लेकर के उन किसानों को उत्साह देखा, हर दिखाना चाहता था कि कैसे उनकी लौकी कितनी लंबी हो रही, कैसे उनका जो दूसरा जो ये उनकी जो खेती है वो कैसे दूसरों से ज्यादा बेहतर हो रही। यानी जब हम इस प्रकार की भावना को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जो लक्ष्य है कि अपनी अर्थव्यवस्था को हम चारगुनी करेंगे, उसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो किसानों की जनसंख्या काफी बड़ी है। 50% से हमारा जो टोटल जो हमारे जो किसान अगर देखें तो लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा किसान हमारे हैं जिनको हम किसान सम्मान योजना, और वो है जिनको किसान सम्मान के तहत लाभ देते हैं। टोटल किसान देखें तो लगभग 3 करोड़ या 3.25 करोड़ के आसपास। यानी आबादी को अगर उसमें 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि वो करीब 12-12.5 करोड़ के आसपास हो जाए। यानी प्रदेश के 50% आबादी हमारी किसानों की आबादी, या किसान खेती या खेती से रिलेटेड बहुत सारी चीजों पर निर्भर करते हैं। उनका टोटल योगदान अभी आपको बताया डेलॉयट ने कि कुल 26% हमारे पूरी अर्थव्यवस्था में लगभग $70 बिलियन के आसपास उनका योगदान है। इस योगदान को हम कैसे और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हमें ये सोचने की बात है, पहला तो विश्वास कि हम ऐसा कर सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अभी उदाहरण जो है, सबसे पहले तो हम कहेंगे इंक्लूसिव इकोनॉमी के बारे में। आज यहाँ पे जो हम यह वर्कशॉप कर रहे हैं, मैं काउंट कर रहा था, यहाँ पे कुल मिला के 10 से कम महिलाएं बैठी हुई, सामने बैठी हुई। इतने बड़े हॉल में 10 से कम बैठी हुई, जबकि हमारी आबादी का 50% महिलाएं। अगर आप देखें तो हमारे हर जगह, हर क्षेत्र में महिलाओं ने बहुत काम किया हुआ, बहुत अच्छा काम किया। क्या वो हमारे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, क्या उसमें वो आगे नहीं बढ़ सकती? उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको आगे आने से बहुत कुछ इस पूरे क्षेत्र में, इस हमारे पूरे इस सेक्टर में काफी फर्क है, और वो कर भी रही हो, लेकिन वो यहाँ पे नहीं निकल पा रही, नहीं आ रही। जैसे कि कोई जमाना था जो हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था थी, वहां पे महिलाओं, जब हम लोग मुख्य विकास अधिकारी वगैरह हुआ करते थे तो लेडीज बहुत कम आती। तब शुरुआत हुआ था, ये इनके लिए रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था, और प्रधान से ज्यादा प्रधानमंत्री सामने खड़े हुआ थे। जब उनसे बात नहीं करते थे वो घूंघट के अंदर रहते। लेकिन आज आप हर जगह देख लीजिए, आप पंचायत योग में देख लीजिए, क्षेत्र समिति में देख लीजिए, जिला पंचायत, हर जगह वो पूरी तरह से मुखर है और पूरी तरह से वो एक्टिव भाग ले। तो हमारे इस जो क्षेत्र में आज जैसे यहाँ पे एक नजारा हमें नजर आ रहा है, उसको कैसे हम और भी ज्यादा लोगों को इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ला सकते। दूसरा, जो यूथ है, इतनी एनर्जी, आज हमारा जो है कृषि एक टेक्नोलॉजी से भरपूर है। आपने देखा कितने सारे लोगों ने, चाहे वो ऐप के बारे में, डिजिटल ऐप के बारे में बात की हो, प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में बात की गई, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब वो कृषि जो है एक साधारण, वो जो एक सामान्य तौर पे हम जो कृषि की बात करते थे,
या अपन पशुपालन की बात करते हैं या आप उसकी फिशरीज की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, हर जगह तकनीकी बहुत ज्यादा उसका रोल हो रहा है, क्योंकि हमारा स्केल बहुत बड़ा है और स्केल पे जाने के लिए हम बगैर टेक्नोलॉजी की मदद के नहीं कर सकते, और वहां पे यूथ का बहुत बड़ा रोल होता है। यूथ आज हमारे बचपन से लोगों के हाथ में जो मोबाइल से लेकर के आईपैड से लेकर के लैपटॉप से लेकर सारी की सारी चीजें, उनको इतनी सारी वो कनेक्टेड है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जानकारी तो बहुत कुछ है, लेकिन उनका यहाँ पे उनका सरोकार नहीं हो पा रहा है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जब इस प्रकार की हम वर्कशॉप करें तो उसमें यूथ की संख्या जो हमारी जो 30% 40% उतनी यूथ यहाँ पे नजर आनी चाहिए, ताकि उनमें वो ऊर्जा आएगी। उनमें जो हमने देखा कि बहुत सारी हमें शिकायतें जो हमें ये कमी है वो कमी है, कमियां तो कहाँ नहीं है, कमियों का कोई अभाव नहीं है, केवल ये देखने का तौर तरीका है कि आप देख सकते हैं कि क्या हमारे पास अवसर उपलब्ध है। अगर आप अवसर देखेंगे, आज सरकार इतने सारे कार्यक्रम हर एक क्षेत्र में कर रही है, चाहे भारत सरकार के बारे में हो चाहे राज्य सरकार के बारे में। मैं नहीं समझता कि कृषि के क्षेत्र में या पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्यपालन के क्षेत्र में इतनी सारी योजना और इतने सारे आपको इनोवेशन, इतने सारे नवाचार करने का मौका पहले कभी उपलब्ध था। पिछले करीब 9-10 सालों में इतना ज्यादा परिवर्तन इस क्षेत्र ने देखा है और इतनी सारी नई नई संभावनाएं खड़ी की गई। आप सोच सकते हैं कि जैसे सिंचाई के बारे में आज उत्तर प्रदेश 85% हमारा एरिया सिंचित है। बहुत सारी हमारी परियोजनाएं पड़ी हुई थी, मैंने वो आधी अधूरी पड़ी हुई थी, कहीं कुछ रुका हुआ कहीं कुछ रुका हुआ है, वो पूरी नहीं हो रही। और कब से पूरी नहीं होती? 30 साल से 40 साल से पूरी नहीं होती। आज उनके ऊपर फोकस अप्रोच करके, चाहे वो सरयू परियोजना में, जितनी कई सारी परियोजना हमारी पूरी हुई और आज प्रदेश में इतना ज्यादा सिंचन की व्यवस्था हो गई। आज प्रदेश में हमारा किसान को चाहे ई-नैम के माध्यम से हमारा जो इसकी जो हमारी मंडी के बारे में आज उन्हें हमारे उनके लिए अलग से आकाशवाणी का अलग से उनका चैनल है, अलग से उनका जो है हमारे दूरदर्शन के ऊपर चैनल है, जिनसे सीधा उनका संपर्क होता है। आज जो हमारी कम्युनिटी रेडियोज के माध्यम से हमारे कितने सारे लोग कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से करते, आज एफपीओ की जो व्यवस्था होगी, इतने सारे नए नए परिवर्तन हुए। और आप तकनीकी के सवाल का उठा ले, आप इसके बारे में जो हमारे इनपुट्स के बारे में उठा ले, इनपुट्स में इतना ज्यादा नवाचार हुआ पिछले 9-10 सालों में, इतने सारी नई नई एंटरप्रेन्योरशिप आ गई है जो पूरा एग्रीटेक के नाम से जानी जाती है। मैं जानता हूं भाई, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो कि वो आईआईटी से एजुकेशन प्राप्त किया, आईआईएम से एजुकेशन प्राप्त किया, उन्होंने बड़े सारे जो देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और आज वो एग्रीकल्चर के फील्ड में और एग्रीकल्चर के माध्यम से वो नई अवसर क्रिएट कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से नए अवसर क्रिएट कर रहे हैं, फिशरीज के माध्यम से नए अवसर क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से इतने सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों को इतने सारा हमारा यूथ है, क्या हम यूथ को और ज्यादा नहीं इसमें ला सकते हैं? ये हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जरूरत है, ताकि जो हमें हमारे गांव से, जैसे कि किसी ने कहा कि गांव में वहां पे ताले लगे पड़े हुए, कहना ये चाह रहे थे कि वहां पे वो एग्रीकल्चर नहीं करते, कोई और एग्रीकल्चर करता, वो बहुत साधारण एग्रीकल्चर हो। अब ये नई जो संभावना उभर करके आ रही है, किसी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या कर सकते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर सकते हैं तो क्या हम रामचंद्र वर्मा जी जैसे जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, रामचंद्र वर्मा जी जैसे काम कर रहे हैं वैसे, या हम क्या कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं कर सकते? ये शुरुआत करने की बात है कि आप कुछ ऐसे लोगों को एक साथ एक कोऑपरेटिव के रूप में लेकर के फिशरीज के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री हर क्षेत्र में, या हम कई सारे लोगों को जोड़ करके उनको हम एक साथ लेकर के इसकी आय बढ़ाने के लिए हम कोई तरीका नहीं अपना सकते हैं? बिल्कुल अपना सकते हो। राज्य सरकार आपके साथ है, इसमें कोई आपको कहीं ये नहीं होनी चाहिए कि कहीं आपको दिक्कत आएगी। आपको अगर इस प्रकार की चीज आप बड़ी संभावना लेके चलेंगे, आपको हर प्रकार की मदद मिलती है। और उसके इसी के लिए जो एफपीओ जो था, एफपीओ के माध्यम से इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ करके एक क्षेत्र में लेके बढ़ाने की जो बात हुई, और बहुत लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
अगर वो अच्छे काम कर सकते हैं तो आप भी अच्छे काम कर सकते हैं। ये लोगों में विश्वास लाने की जरूरत है कि हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। मुझे समस्याओं का कहीं कमी नहीं। आपने बात 2-4 बातें आपने की, जैसे कुछ बातें कही, मैंने नोट की। समस्याओं को दूर करने का हम प्रयास करेंगे और कर भी देंगे। या पक्का मान के चलिए कि आपने जो समस्याएं नोट रहे उन चीजों को मैं दूर कर दूं। लेकिन आपको अब लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि कैसे हम इस क्षेत्र के माध्यम से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इतने सारे लोगों के रोजी रोटी के साथ जुड़ा हुआ है, इतने सारे लोगों के रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है। आज हमारे गांव में, हर गांव में पहुंचने के लिए पक्की सड़क हो गई। जो ग्राम सड़क योजना है उसके माध्यम से हर गांव में पक्की सड़क हो गई। हर गांव में बिजली का साधन हो गया। हर गांव में आपको आज वो हाट बाजार भी फिर से दोबारा आ गए, फिर से दोबारा वापस आ गए। आज जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इतनी बड़ी संख्या हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप की है कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोसेसिंग में हम उसको नहीं लगा सकते। जो जहां पे जो उत्पाद हो रहा है, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, एग्रीकल्चर का हो, हर चीज का जो उत्पाद हो रहा है, क्या वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की? पहले तो हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में विश्वास भी नहीं था। हम सोचते थे कि ये तो साउथ मैंने कुछ सर्टन देश के सर्टन हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में ये होता है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में इतनी तेजी से सेल्फ हेल्प ग्रुप बढ़े हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। बड़े बड़े सारे उनके उत्पाद हैं जो कि मार्केट में है, जो कि वो जगह जगह वो जाके पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे व्यापार मेलों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या हम उनको एग्रीकल्चर के साथ या हॉर्टिकल्चर के साथ उनको नहीं जोड़ सकते? क्या हमने बहुत सारे हमारे जनपदों में जिलाधिकारियों ने, मुख्य विकास अधिकारियों ने उनको एक ब्रांड दिया और एक ब्रांड देकर के उनके प्रोडक्ट को बाहर मार्केट में लिया? क्या हम वो नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। ये हमें केवल एक हमारे विश्वास की बात है, क्योंकि हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश तो हर प्रकार से समृद्ध है, हर प्रकार से समृद्ध है। मुझे कुछ एक चीजों में मुझे लगा, जो डेलॉयट ने प्रेजेंटेशन किया, कि अभी भी हम लक्ष्य अपना बहुत छोटा रखें। हमें तो लक्ष्य को और बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमारे यहाँ जो पशुपालन के बारे में आप देख लीजिए, मिल्क का प्रोडक्शन इतना हाई है, लेकिन मिल्क की प्रोडक्टिविटी हमारी कम है। तो क्या हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे जिसके माध्यम से प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं? आज उत्तर प्रदेश ने नंद बाबा मिशन जो है प्रारंभ कर दिया। नंद बाबा मिशन के माध्यम से अच्छे नस्ल की जो गायों को खरीदने के लिए, आप 2 गाय खरीदना चाहते हैं या बड़ी जो 50 से 100 की डेयरी बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको मदद करने की आपकी ये शुरुआत हो गई। तो नंद बाबा मिशन के माध्यम से क्या कुछ कर सकते हैं? आज फिशरीज में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके माध्यम से बहुत सारी आपको मदद हो रही है। तो भारत सरकार की और राज्य सरकार दोनों की तरफ से इस प्रकार के कार्य, तमाम सारे जो आपने बात की, कई सारी योजनाएं भारत सरकार के, जिसमें राज्य सरकार उसमें टॉप अप डाल देती है। जैसे कुसुम योजना है, तो कुसुम योजना में आप किस प्रकार से हमारे सोलर एनर्जी को उपयोग करते हुए, जो आपको तकलीफ होती है कि ठीक है हमें पानी की दिक्कत हो रही है, चक्की की दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आप कैसे सोलर एनर्जी का यूज करते हो, उसमें भारत सरकार जो देती है, राज्य सरकार ने उसको टॉप अप करती है। बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की, जिसमें राज्य सरकार उसको टॉप अप करके उसको एफोर्डेबल बना देती है। लेकिन अभी समय तो ये आ गया कि हम इसको किसान को, जो हम जो कुछ काम करते हैं किसान को, हम उसको और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। और ये कॉम्पिटिशन की भावना एक बार किसान में आ गई तो मुझे लगता है कि ये लक्ष्य हमारा बहुत मुश्किल नहीं है। लक्ष्य तो हमारा अपने आप स्वतः आपस में एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा से बढ़ जाए। हमें केवल एक इसके लिए स्ट्रेटजी सही बनानी पड़ेगी, और स्ट्रेटजी का पहला शुरुआत होता है हमें इस बात का विश्वास करना है कि हमें इस काम को कर सकते हैं। आज डेलॉयट ने इतनी सारी, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, हर क्षेत्र में बताई उन्होंने, कि जो कि एक्सपीरियंस है, दूसरे प्रदेशों का एक्सपीरियंस है, दूसरे देशों का एक्सपीरियंस है, उसको वो ला करके यहाँ पे कर रहे हैं। अब आपको जो है, जैसे उन्होंने एक मास्टर ऐप बनाने की बात की, तो मास्टर ऐप जब बनेगा तो उससे किसानों को कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी हो जाएगी। आज हमारा उत्तर प्रदेश में हर प्लॉट, जो आपके लगभग 7.5 करोड़ प्लॉट है, वो 7.5 करोड़ प्लॉट का अपना अपना एड्रेस होने जा रहा है। करीब 30% से ज्यादा का एड्रेस बन चुका है। पहले बार डिजिटल क्रॉप हमारे जो पहले बार डिजिटल क्रॉप यहाँ पे, उसका जो क्रॉप कटिंग का जो यहाँ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश है।
अब ये कैसे होगा, सोच सकते हैं कि जो हमारा जो डिजिटल क्रॉप सर्वे करने के लिए पहले क्रॉप सर्वे होता था, कहाँ पे क्या लग रहा है मालूम नहीं, कुछ भी हमारे जो लेखपाल कहीं से बैठ करके कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अब उन्हें खेत में जाकर के उन्हें उसका फोटो लेंगे और फोटो लेके भरेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हर प्लॉट का अपना अपना पहचान होगा, हर प्लॉट की क्या फर्टिलिटी आपको जानकारी होगी, हर प्लॉट में क्या नुकसान हुआ वो भी आपको जानकारी होगी, हर प्लॉट की क्या आवश्यकता वो भी आपको जानकारी। आने वाले समय में एक एक किसान के साथ आप सीधा सीधा, चाहे हमारे एफपीओ हो, चाहे हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हो, चाहे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे हमारे कृषि विश्वविद्यालय, सीधे सीधे उनके साथ बात वार्ता कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो हमारा किसान है, किसान का भी वहाँ पे डिटेल उपलब्ध है और वहाँ पे हमारे पास डिटेल उपलब्ध है, उस प्लॉट का भी डिटेल उपलब्ध है। अभी हाल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है केसीसी, वो सिस्टम पूरा कंप्लीट ऑटोमेट कर दिया है और देश में ये जो काम चल रहा है, हमारे प्रदेश को भी उसने उसको पायलट के रूप में रखा है और बहुत जल्दी ये ऐसा चीज लॉन्च होना कि 2-4 मिनट में आपको सारा का सारा चीज हो जाएगा। मैंने सरकार आपको हर प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से मदद करना चाहती है कि जिससे हम टेक्नोलॉजी का यूज करके किसानों का जिंदगी आसान हो। तो हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारियों को भी उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। जो प्रदेश में एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार बताते रहे, जिसका एक छोटा सा नजारा अभी आपको प्रभु नारायण ने बताया, मैं गन्ना आयुक्त साहब ने बताया। जो गन्ने के बारे में आप सोचिए कि हमारे गन्ने के बारे में प्रदेश में इतने सारे लाखों परिवार जुड़े हुए और उनकी जो है एक प्रकार से प्रदेश में हालत ये होगी कि हमारे गन्ने मिले बंद होने चालू हो गए, उनको उनके पास इतना पैसा नहीं था कि अपने गन्ना के उत्पादक उनको पैसा दे सके। और उसके लिए जो प्रदेश में एक पिछले 6-7 सालों में जो एक परिवर्तन आई, बिल्कुल चाहे वो गन्ना उत्पादन के बारे में, पेड़ी बनाने के बारे में, उसको मल्टीपल क्रॉप करने के बारे में, गन्ने के हर अंश को ले लेने के बारे में, आप उसमें कुछ भी रेसिड्यू नहीं है, चाहे गन्ने का जूस हो, चाहे गन्ने का उसका जो खोइया उसका जो वेस्ट हो, हर चीज को ले लेने, जिससे कि हर चीज से कुछ न कुछ उससे बन रहा है और हर एक चीज से कोई न कोई उत्पादन हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि हमारे गन्ने मिलों का आय बढ़ गया। आज हम एथेनॉल के बारे में, चाहे हमारा जो हर चीज जो भी उससे प्रोडक्ट है, उससे लेकर के एनर्जी बनाने के बारे में, हर चीज का हम उसका प्रयोग करते हैं। नतीजा ये हुआ कि गन्ने के हमारे किसान भी समृद्ध हो गए। उनका जो है पहले बहुत ज्यादा एक हैरासमेंट हुआ करता था गन्ने, मुझे मालूम है क्योंकि हमारे इलाके में गन्ना होता था। वो गन्ने के किसान को जाकर के मिल में जाना कितना बड़ा मुश्किल काम होता था। वो लेकर के ट्रक उनका पड़ा हुआ, उनका वो गाड़ी पड़ी हुई है, उनको वहां पे मिल लेने दी। लेकिन आज सारी की सारी चीज ऑटोमेट हो रखा है। तो जो गन्ने में एक्सपीरियंस हुआ, इतना सारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो परिवर्तन हुआ और जिसके नाते पूरे प्रदेश में गन्ना किसानों को काफी लाभ मिला, जो गन्ना मिलों को लाभ मिला, वो सेम चीज हमें एग्रीकल्चर में हो सकता है, वही चीज हॉर्टिकल्चर में हो सकता है, वही हमारा जो हर क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रदेश में ये सब कुछ करके दिखाया होगा। ये हमें केवल ये सोचने की बात है कि कैसे हम उस काम को कर सकते हैं। लेकिन गन्ने में भी अभी आज की डेट में बहुत फर्क है। कुछ लोग जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि 275 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर एक किसान को कर रहे हैं, नागेंद्र के नाम से वो जो पीछे आए नहीं, और दूसरे तरफ हमारा करीब 80-85 क्विंटल, यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का फर्क है। तो ये हमें जो फर्क है उसको पाटने की जरूरत है। हम अगर वो कर लेंगे तो फिर हमारा ये तो और ज्यादा, जो आज ऐसे भी हम पूरे देश में गन्ने के सबसे बड़े उत्पादक है, शुगर के सबसे बड़े उत्पादक है, हम और बहुत ज्यादा पर हमारा सरप्लस जो कि दुनिया में हम उसको बेच सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश जो है यूपी फॉर इंडिया, यूपी फॉर ग्लोब, इस माहौल से हम काम कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम उत्तर प्रदेश न केवल उत्तर प्रदेश की जरूरतों को पूरा करेंगे। आपने बात की अंडे के बारे में, बात की आपने फिशेज की, आपको क्या मालूम है कि कितना अंडा हम बाहर से ला रहे हैं, कितना हम जो फिश बाहर से ला रहे हैं। तो अगर हम बाहर से ला सकते हैं तो क्या हम अपने लिए, पहला तो हम अपनी जरूरतों को तो पूरा करें, और उसको पूरा करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय है, हमारे जो तमाम सारी जो इंस्टीट्यूशन है, वो मिलकर के इसके ऊपर लग जाए
तो हम उसको अपनी आवश्यकता को पूरा 100% पूरा कर सकते हैं। और हम अपनी आवश्यकता को पूरा करें, हम सरप्लस को बाहर उसको देंगे और बाहर देने के बाद फिर हम उसको विदेशों को भी एक्सपोर्ट करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने एक्सपोर्ट के बारे में दामोदर साहब ने बात की कि एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ एक आवश्यकता है, कुछ एक जरूरत है, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने पोटेंशियल के मुताबिक नहीं। आपने देखा महाराष्ट्र करीब 4.75% करता है और हम 0.1% से भी कम करते हैं। अगर वो महाराष्ट्र कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज हमें उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। अगर पोर्ट नहीं है तो हमारे पास जो है वाटरवेज हमारे पास बन गया, तो हमारे पास वाटरवेज भी, तो हम क्या इसको नहीं कर सकते? कैसे नहीं कर सकते? ये हमें सोचने की बात है और इसके लिए विभागों को खड़ा होकर के एक बार सोचे कि कैसे हम लोग क्या काम कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं देख रहा हूं कि हर एक कोई अपना अपना सोच रहा है। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी एक्टिविटी, किसान तो एक है, गांव तो वही है, खेत वही है, जहां पे पशुपालन भी होने वाला है, वहां पे फिशरीज होने वाली है, वहां पे आपका एनिमल हस्बेंड्री होने वाली है, वहां पे कृषि होने वाली है, सब कुछ चीजें वही होने वाली है। तो क्या हम आपस में ऐसा कन्वर्जेंस नहीं कर सकते कि हम जब एक बार कोऑपरेटिव फार्मिंग के तौर पे अगर हम आगे बढ़े, कुछ लोगों को मिल करके बढ़े, तो वहीं पे फिशरीज भी हो रहा, वहीं पे आपका जो बड़ा अच्छा बात कहा आपने, जो एक किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम जो केवल गोबर गैस और उसी से ही हम अपनी पूरा निकाल लेंगे, बाकी चीज तो हमारे लिए एक एडिशनलिटी हो जाएगी, जो कि गन्ना में साबित हो चुका है। तो हम एक अगर इन सारी चीज को कन्वर्जेंस कर दें, बड़े फॉर्म में उसको कन्वर्जेंस कर दें, और पहले होता भी था, पहले गांव में पूरे गांव एक आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे, धीरे धीरे हम आत्मनिर्भरता से निकल गए। अब हम फिर से वो आत्मनिर्भर कब बनेंगे? जब हम दोबारा इन सारी चीजों को कन्वर्जेंस करें, जो सरकार की योजनाओं को भी और खासतौर से सारे विभाग है, उन विभागों को एक साथ कन्वर्ट कर दे, तो हमें निश्चित तौर पे ये हमें आने वाले समय में बहुत ही फायदा होगा। और ये सोचने की बात है हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे जो कृषि जो विश्वविद्यालय है, जो हमें इसमें मदद करते हैं, उनको सोचने की बात है किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सीडीओ के स्तर पे, मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पे, और उन्हें तो सब कुछ मालूम है कैसे हम क्या करें कि जिससे कि एक ऑप्टिमाइजेशन, हमारा रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन हो सके, कि जितनी हमारा जमीन में हम क्या करें कि जिससे अपने को आत्मनिर्भर बनाए, हम अपने से बाहर भी उसको बेचें और उसको फिर बाद में एक्सपोर्ट भी करें। तो ये एक नई संभावना निकल करके आ गई। आपको सारी की सारी बातों को इतना बढ़िया से देवेश चतुर्वेदी जी ने सारा इतना समिंग अप किया कि मुझे उसके ऊपर बताने की आवश्यकता नहीं। हर एक चीजें उन्होंने बड़ी अच्छे से एक चीज पे पॉइंटेड क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए, उसके बारे में बात की। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि सब बातों को लिख करके डॉक्यूमेंट किया होगा जिससे हम आगे बढ़े। लेकिन हमें इस बात को विश्वास हमें जगाना है, वो मैं बार बार कहूंगा कि हमें विश्वास जगाना है कि हम उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें कर रहे हैं और आगे और ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हमारे 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर तो ये आपका सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आपने देखा होगा कि जो हाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें करीब 35 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट कमिट किए गए, और वो धीरे धीरे बहुत कुछ चीजें अब वो ग्राउंड पे आनी चालू होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग यूपी में तो बहुत बढ़ेगी, जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो यहाँ पे लोग आएंगे, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको जो एक बढ़िया होगा, तो उनको सारा का सारा गांव से उनको रिक्वायरमेंट उनकी जो है, मैंने जो तमाम सारे खाने पीने की, वो चाहे फिश की रिक्वायरमेंट हो, मीट की रिक्वायरमेंट हो, उनकी जो है फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट हो, उनको हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट हो, ये सब तमाम सारे प्रोसेस को सारा का सारा आप ही करें, फिर पूरी इकोनॉमी एक साथ लेके चले। और टर्सरी सेक्टर होता है तीसरा, जो कि टर्सरी सेक्टर में ये सारे दोनों सेक्टर को कनेक्ट करता है, उसको सर्विसेज, चाहे वो फाइनेंस के बारे में हो, ट्रांसपोर्ट बारे, वो जो तमाम सारे उसको सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। तो जो प्रदेश हमारा जो $1 ट्रिलियन करने के हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों सेक्टर को एक साथ लेके चलना, जिसका माहौल बहुत अच्छा माहौल आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके नेतृत्व से ऑलरेडी बहुत कुछ बन चुका है। आज पूरे देश में माननीय जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9-10 साल में एक ऐसा माहौल बना लिया है, पूरे देश के हर सेक्टर में जो एनर्जी
ऊर्जा की भावना ला दी है, उससे आज देश में लग रहा है कि हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए जो हमारे किसान भाई हैं, मैं आप सारे लोगों से निवेदन करूंगा और किसान भाइयों के लगे हुए जो तमाम सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे निवेदन करूंगा उस माहौल का फायदा लेते हुए हमें किसानों की समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों की समृद्धि होगी तो हमारे जनपद की समृद्धि होगी, और जनपद की होगी तो हमारे प्रदेश की समृद्धि होगी, और वो हमारे देश की समृद्धि के लिए काम आएगा। तो मैं एक बार दोबारा फिर से देवेश चतुर्वेदी जी को और उनके माध्यम से जो तमाम सारे यहाँ के जो इंस्टीट्यूट के और जो तमाम अधिकारी, जो कृषि विभाग के अधिकारियों ने आज ये आयोजन किया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।